हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो है अगस्त मंथ की समसामयिकी, जिसमें सारा जो करंट अफेयर्स दिया हुआ है वो जून मंथ का दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं पार्ट्स में अपलोड करूँगी। पहले जो हम घटनाक्रम कवर करने जा रहे हैं वो है राष्ट्रीय नेशनल न्यूज़ कवर कर रहे हैं, तो मैं पार्ट्स में सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी, पहले नेशनल फिर इंटरनेशनल ऐसे करके। तो सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है वो क्या है, कैग ने राज्य वित्त रिपोर्ट 2024-25 जारी की है। अभी एक वित्त रिपोर्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा कैग के बारे में पता होना चाहिए कि कैग क्या है। तो सबसे पहले तो कैग की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें। कैग की फुल फॉर्म है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। हिंदी में तो इनको कहते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सेकेंड चीज़ जो हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से लेके 151 में गिवन है। ठीक है। फोर्थ चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है अपॉइंटमेंट। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जब हमने अपॉइंटमेंट की बात कर ली तो साथ ही में हम रिमूवल की भी बात करेंगे। तो इनका रिमूवल कौन करता है, इनका रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज है। ठीक है। तो ये कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जो हमें इनकी याद रखनी है। प्लस ये जो ऑडिट करते हैं किस किस का करते हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जो कंपनी है उसका ऑडिट करते हैं। अब ये जो फाइनेंस रिपोर्ट है, वित्त रिपोर्ट है 2024-25, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि राज्य की स्थिति क्या है, एक राज्य कितना खर्चा कर रहा है, कितना कर्जा ले रहा है, कितनी उसकी कमाई हो रही है और कहाँ कहाँ वो खर्च कर रहा है। ये सारी चीज़ें इस वित्त रिपोर्ट में मेंशन होती हैं। तो ये जो वित्त रिपोर्ट है ये राज्य वित्त रिपोर्ट है, स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट है। यहाँ पे अभी हम स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये जो वित्त रिपोर्ट है ये कब जारी हुई है, ये 20 जून 2026 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग द्वारा राज्य वित्त रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि जो वित्त रिपोर्ट है 2015 से 2024 की है, यानी कि ये 10 साल की रिपोर्ट एक साथ दी है इन्होंने, और 28 राज्यों की दी है। ठीक है। अब ये जो इसके मुख्य तथ्य हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट, मतलब ये आपको सिर्फ एक रीड करने हैं, एक माइंड में फैक्ट्स मतलब होने चाहिए। जो इसमें ये परसेंटेज वगैरह लिखी है ये इतना पूछते नहीं है, बस आप इसको रीड कर लेना एक बार। तो इनके रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि राज्यों का जो संयुक्त बकाया है सार्वजनिक ऋण कितना है, वो 75.52 लाख, जो GSDP में कितना होता है 23.27% के बराबर है। ठीक है। यानी कि जो इन्होंने ऋण लिया है वो कितना, जितने भी राज्य हैं उन्होंने मिला के अभी तक सार्वजनिक ऋण कितना ले रखा है 75.52 लाख, जो कि GSDP में कितना है 23.27%। और देनदारियां, यानी कि अभी उनको खर्चा कितना करना है वो है 27.89% तक इतना खर्चा उन्हें करना है। यानी कि इतना तो उन्होंने कर्जा लिया है और अभी इतना उन्हें देना है। तो कर्जा भी इतना सारा ले रखा है, उसके अलावा इतना ज़्यादा इन्हें भी देना है, तो ये तो घाटे में ही चल रहा है। अब ये सेकंड पॉइंट ये है वित्तीय घाटा बेंचमार्क। तो 15th वित्त आयोग जो है उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया था कि एक राज्य को मतलब 3% तक घाटा जो है इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा घाटा नहीं होना चाहिए। लेकिन 18 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर घाटा जो है 3% से ज़्यादा हुआ है। ठीक है। और बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है। बाकी जो इसके बॉक्सेस में जो गिवन है वो मैंने वही जो आपको बताया वही सारी चीज़ है। बॉक्स में जो दे रखा है वो यही सब है कि आर्टिकल 148 में है, ये मैंने आपको स्टैटिक पहले ही बता दिया। अब हम सेकेंड न्यूज़ पे चलते हैं। सेकेंड न्यूज़ क्या है, तेलंगाना और ईरान दुर्लभ पांडुलिपि संरक्षण समझौता। इसमें घुसने से पहले डीप में जाने से पहले हम समझ लेते हैं पांडुलिपि क्या होती है। तो पांडुलिपि एक हस्तलिखित दस्तावेज होता है, या फिर हम इसको एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। पुराने टाइम में जब प्रिंटिंग प्रेस और ये सब चीज़ें नहीं होती थी तो लोग हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स लिखते थे, जैसे फॉर एग्जांपल वेदास हो गए। तो ऐसे ही हैंड रिटन डॉक्यूमेंट जो हैं जो बहुत रेयर हो चुके हैं, उनका जो बहुत रेयर हैं मतलब बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनका संरक्षण करने के लिए तेलंगाना और ईरान के बीच में MOU साइन हुआ है। तो ये MOU कब साइन हुआ है, ये 15 जून 2026 को तेलंगाना के विरासत विभाग
और ईरान के नूर इंटरनेशनल माइक्रो फिल्म सेंटर नई दिल्ली के बीच। तो ये याद रखना है कि ईरान का जो नूर इंटरनेशनल माइक्रो फिल्म सेंटर है ये कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है। इन दोनों के बीच MOU साइन हुआ है। MOU किस लिए साइन हुआ है कि जो भी दुर्लभ पांडुलिपि हैं, यानी कि जो भी ये रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स बची हुई हैं, इनको डिजिटलीकरण होना चाहिए। अब इसमें जो मुख्य तथ्य हैं उसमें आप ये वाला पॉइंट देख सकते हो कि ईरान का योगदान डिजिटलीकरण और संरक्षण का ये पूरा कार्य ईरानी विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा, यानी कि डिजिटलाइजेशन जो किया जाएगा वो ईरान करेगा और इसका सारा खर्चा भी ईरान ही उठाएगा। अब जो इसमें याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो ये मैन्युस्क्रिप्ट हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो किन किन लैंग्वेजेस में है, तो वो फारसी में है, उर्दू में है और अरबी भाषा में है। ठीक है, तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है जिनको करना चाह रहे हो कौन कौन सी भाषा में, फारसी, उर्दू और अरबी भाषा में। और कौन से काल की हैं, गोलकुंडा और कुतुबशाही काल की। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा याद रख सकते हो कि जो ये हैंड रिटन जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये किस लैंग्वेज में है, तो फारसी, उर्दू और अरबी। और कौन से काल की हैं, तो गोलकुंडा और कुतुबशाही काल। अभी जो बॉक्स में गिवन है इसमें ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसको आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे, इनका संरक्षण कैसे होगा, केमिकल ट्रीटमेंट और तकनीक क्या यूज़ करेंगे, ये या तो माइक्रो फिल्मिंग करेंगे या फिर डिजिटल इमेजिंग करेंगे। ये दो ही तकनीक यूज़ करेंगे ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि क्या तकनीक यूज़ की जाएगी, या तो माइक्रो फिल्मिंग या डिजिटल इमेजिंग। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत की पहली कूल रूफ SOP। कूल रूफ क्या होती है, इसको जानने से पहले मतलब इस न्यूज़ में डीप में जाने से पहले कूल रूफ समझ लेते हैं। कूल रूफ क्या होता है, तो कूल रूफ कोटिंग है एक तरीके की। जैसे एक छत है तो उसके ऊपर इन्होंने कोटिंग कर दी, तो ये कोटिंग क्या करेगी कि सन की जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी, सन की जो रेज छत पे पड़ेंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यानी कि वो अंदर ना जाके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि छत गर्म नहीं होगी, छत रहेगी ठंडी, और छत ठंडी रहेगी तो नीचे रूम का टेम्परेचर भी ठंडा रहेगा। तो ये कूल रूफ कोटिंग इस तरीके की तकनीक है कि जिससे आप छत पे कोट कर दो तो सनरेज जो है वो छत पे मतलब पड़ेगी भी तो वापस चली जाएगी, उससे ना छत गर्म नहीं होगी, और छत गर्म नहीं होगी तो नीचे का रूम टेम्परेचर भी कूल रहेगा। इसको पैसिव कूलिंग बोलते हैं। ये कूल रूफ कोटिंग जो होती है ना, इसको पैसिव कूलिंग बोलते हैं। पैसिव कूलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्क्रिय शीतलन। पैसिव कूलिंग इस वजह से बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें कोई AC का यूज़ नहीं हो रहा है, किसी भी यंत्र का यूज़ नहीं हो रहा है, ये नेचुरल कूलिंग कर रही है, इसलिए कूल रूफ कोटिंग एक पैसिव कूलिंग टेक्निक है ना। और कूल रूफ कोटिंग के बारे में एक तो पैसिव कूलिंग हो गया, एक जो और पॉइंट याद रखना है वो ये है कि इसको विकसित किसने, बनाया किसने है। तो ये इस वाले पॉइंटर में दिया हुआ है कि इसे तमिलनाडु के ग्रीन क्लाइमेट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो इसको किसने विकसित किया है, तमिलनाडु के ग्रीन क्लाइमेट कंपनी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो ग्रीन हरा, हरे से हरियाली, हरियाली से ठंडा होता है, ठंडे से कूल हो गया। तो कूल रूफ कोटिंग जो है वो किसने विकसित किया है, उसको ग्रीन क्लाइमेट कंपनी ने। ठीक है, अब हम इसकी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहे हैं 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है, 5 जून को होता है। ठीक है, तो 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने कूल रूफ कोटिंग एप्लीकेशन के लिए भारत की पहली राज्य स्तरीय मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP। इस SOP में ये लिखा रहेगा कि ये जो कूल रूफ कोटिंग है इस केस में क्या क्या तकनीक यूज़ हुई है, किस तरीके से अप्लाई की जाएगी, ये सारी चीज़ें इस SOP में लिखी हुई हैं। तो अभी इन्होंने SOP जारी कर दिया कि ऐसी ऐसी हमारे पास ये टेक्निक है और इसमें ये चीज़ें हमने यूज़ की है, वो सारी डिटेल इन्होंने SOP में दिया। SOP की फुल फॉर्म आप याद रखो, मानक संचालन प्रक्रिया, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये पैसिव कूलिंग मैंने पहले बता दिया कि इसमें यंत्र का यूज़ नहीं होता है किसी, तो इसलिए ये पैसिव कूलिंग है, नेचुरल तरीके से ठंडा कर रही है। और इसमें जो याद करने वाली चीज़ें मैंने सब बता दी है। ये कूल रूफ कोटिंग होती क्या है, ये जो मैंने आपको बताया वो इसमें थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में लिखा है, तो इसको रीड कर लेना। और ये जो किसने विकसित किया है बस ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंटर है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या कह रही है, लद्दाख के चुमार में भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव।
तो इस न्यूज़ में हमें ये याद रखना है कि भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव कौन सा है। तो भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव चुमार गांव है। अब इंग्लिश में तो चुमोर लिखा है बट हिंदी में चुमार लिखा है, तो विल गो विद चुमार। तो मॉडल सीमावर्ती गांव पहला, भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव कौन सा बना है, चुमार गांव। तो इसके जो फैक्ट्स याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं कि पहला मॉडल सीमावर्ती गांव, ठीक है, वो है चुमार। फिर दूसरी चीज़ क्या रखनी है कि किस प्रोग्राम के अंडर बन रहा है, मतलब विकसित हो रहा है। अभी ये बना नहीं है, अभी ये विकसित किया जा रहा है, अभी ये अंडर प्रोसेस है। तो ये जो विकसित किया जा रहा है किस प्रोग्राम के अंडर, तो ये VVP प्रोग्राम, जिसके फुल फॉर्म क्या लिखी है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या है, तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसमें इसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करती है कि जितने भी बॉर्डर्स पे गाँव होते हैं, जितने भी बॉर्डर्स पे गांव हैं, उनको विकसित करने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम चालू करा है। धीरे धीरे ये बॉर्डर्स पे जितने भी गांव हैं उनका विकास करना शुरू करेंगे। तो उसमें सबसे पहला गांव जो जिसका इन्होंने जिम्मा उठाया वो कौन सा गांव है, वो है चुमार गांव। तो ये चुमार गांव को सबसे पहले मॉडल सीमावर्ती गाँव बनाने में लगे हुए हैं। तो VVP पता चल गया हमें, और ये पता चल गया कि पहला गाँव कौन सा है, चुमार। अब चुमार की लोकेशन भी पता होनी चाहिए हमें, क्योंकि जो चुमार गांव है ना, अब क्योंकि बॉर्डर का गांव है, तो कौन से बॉर्डर पे है ये, तो ये किस बॉर्डर के पास है, ये LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो किसकी है, इंडिया और चाइना की, इसके पास है ये वाला गांव। तो बस इसमें 3 पॉइंटर्स याद रखने हैं कि वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम क्या होता है, कौन सा पहला गांव है जो मॉडल सीमावर्ती गांव बनेगा, वो है चुमार गांव, किस प्रोग्राम के अंडर बनेगा, VVP प्रोग्राम के अंडर, और ये कौन से बॉर्डर के पास है, तो ये LAC के पास है, जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है। देखिए इसमें बॉक्स में भी इन्होंने इसी प्रोग्राम के बारे में बताया है। तो वही है, केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य उत्तरी सीमावर्ती गांव का व्यापक बुनियादी ढांचागत विकास करना है। ये नॉर्थ के जो भी हैं, मतलब नॉर्थ वाले पे फोकस ज़्यादा है इनका, नॉर्थ पे ही हैं बॉर्डर्स, साउथ में तो सी हो गई। तो अब कौन कौन से इसमें स्टेट हैं उनको बस थोड़ा याद रखना है। एक तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख। ये सारे 5 हमें राज्य याद रखने होंगे इसमें, जो भी इस प्रोग्राम के अंदर हैं, जिनके अंदर जो भी गांव आएंगे उनको ये लोग विकसित करेंगे। अब हम अब नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। केंद्र की 3 वर्षीय एंटी नारकोटिक्स कार्य योजना तैयार। इन्होंने 3 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों ने घरेलू ड्रग कंट्रोल और विदेशी भगोड़ों से निपटने के लिए एक 3 वर्षीय एंटी नारकोटिक्स कार्य योजना तैयार की है। किसने तैयार की है, तो 3 जून 2026 को किसने, केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने और जितने भी मादक पदार्थ रोधी एजेंसियां हैं, इन्होंने ड्रग कंट्रोल करने के लिए और भगोड़ों से निपटने के लिए एक 3 ईयर का एंटी नारकोटिक्स एक्शन प्लान तैयार कर दिया है। अब इस क्वेश्चन ये है कि इसको लागू कौन करेगा। इसको लागू करती है NCB। NCB क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसी का ही काम है इसको लागू करना। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि ये 3 इयर्स का जो एंटी नारकोटिक्स एक्शन प्लान है, इसको लागू कौन करेगा, तो इसको लागू करेगी NCB। अब थोड़ा सा NCB के बारे में पढ़ लेते हैं। NCB क्या है, यह भारत की नोडल मादक पदार्थ रोधी खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है। किस एक्ट के अंदर बनाई गई है, ये NDPS एक्ट 1985 के अंदर इसको स्थापित किया गया है। और ये कब स्टैब्लिश हुई थी, ये 1986 में स्टैब्लिश हुई थी। एक्ट हो गया 1985 का और ये स्टैब्लिश हुई थी 1986 में। तो लागू करेगी NCB, और NCB किस एक्ट के अंदर बनी है, NDPS एक्ट 1985 के अंदर। कब स्टैब्लिश हुई थी, 1986 में। तो इसका मेन काम क्या है, तस्करी को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत दायित्वों का निर्वहन करना। ठीक है, अब ये नेक्स्ट न्यूज़ है, पुरी में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक। तो आपको ये वर्ड पकड़ के चलना है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यानी कि ब्रिक्स की जो इस टॉपिक से रिलेटेड, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से रिलेटेड जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है, ये याद रखना है आपको। ये होगी, ये है उड़ीसा के पुरी में। कब हुई है, 2 जून 2026 को। तो क्या 2 पॉइंट याद रखने हैं कि ब्रिक्स की किस टॉपिक की बैठक, आपदा जोखिम न्यूनीकरण की जो बैठक हुई है कब हुई है, 2 जून 2026 को। कहाँ पे हुई है, उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, 11 ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं इसमें।
और इसमें क्या याद रखना है, और बस इसमें याद रखना है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं। तो बहुत ईजी है। ब्रिक्स, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इनके अलावा भी अभी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इसमें ऐड हो गई हैं, जैसे मिस्र हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, आदि आदि लिखा है, इसका मतलब और भी हैं। और जो अभी सबसे लेटेस्ट ऐड हुई है वो इंडोनेशिया है। ठीक है, बस तो इसमें इतना याद रखना है कि ब्रिक्स की जो आपदा निरोधक आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? उड़ीसा के पुरी में। कब हुई है? 2 जून 2026 को। बाकी इसमें रीड कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि इस बैठक में यही सब चीज़ें होंगी, चेतावनी प्रणाली, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल, इन सब चीज़ों के ऊपर ही बात होगी इसमें। मेन याद रखना है कहाँ पर होगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, भारत की कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंची। पहले तो प्रतिस्थापन स्तर समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो प्रतिस्थापन स्तर समझने के लिए हमें ब्लैक बॉक्स में आना पड़ेगा। तो ये प्रतिस्थापन प्रजनन स्तर जो है ये एवरेज है 2.1, यानी कि डेमोग्राफी में 2.1 बच्चों प्रति महिला की दर को प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है। यानी कि एक महिला को कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए एक महिला के। ये इस चीज़ की बात कर रहा है। ये एवरेज 2.1 का मतलब ये है कि पर विमेन 2 बच्चे होने चाहिए एवरेज। अब ये गिर के कहाँ पहुँच गया है? मेन ये है कि 28 मई 2026 को सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़े आए। किसके आंकड़े आए? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़े आए हैं, जिनके अनुसार जो हमारा भारत का कुल प्रजनन है कि टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर घटकर कहाँ पर पहुंच गया? 1.9 पर आ गया। ठीक है, यानी कि अब हम नीचे पढ़ के आए कि प्रतिस्थापन स्तर जो होना चाहिए वो 2.1 होना चाहिए एवरेज, लेकिन अभी टोटल फर्टिलिटी रेट कितना चल रहा है? 1.9 चल रहा है, यानी कि कम चल रहा है ना, 2.1 से कम हो गया है। अब इसके जो फैक्ट्स हैं उसमें याद रखो कि शहर, और वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए याद रखो कि शहर और ग्रामीण, मतलब गांव में तो और बुरी स्थिति है। गांव का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो तो फिर भी ठीक है 2.1 एवरेज तक जितना ही है, पर शहर में तो ये 1.5 पहुंच गया है। अब जो हमें याद रखना है वो ये वाला पॉइंटर याद रखना है कि टॉप पर कौन है और बॉटम पे कौन है। तो टॉप में जो है वो बिहार है विथ 2.9 टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि बिहार में जो टोटल फर्टिलिटी रेट चल रहा है वो 2.9 चल रहा है, ऑलमोस्ट 3 बच्चे। जबकि दिल्ली में सबसे कम 1.2 है, यानी कि सबसे टॉप पे कौन है? बिहार, और सबसे लो पे कौन है? दिल्ली। और दिल्ली से ही थोड़ा सा ऊपर है ये 3, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल, जिनका 1.3 है, 0.1 ऊपर है बस। और जो ये यूपी है, जो ये यूपी है, एमपी है और राजस्थान है, इनका ये प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है, यानी कि 2.1 से थोड़ा सा ही ऊपर है। तो इसमें इस पॉइंटर में हमें क्या याद रखना है कि बिहार का टॉप पे कौन है? बिहार 2.9 टोटल फर्टिलिटी रेट, और दिल्ली में कितना है? 1.2। और दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर कौन से 3 है? तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल 0.1, 1.3। और 2.1 से थोड़ा सा ऊपर कौन है? यूपी, एमपी और राजस्थान। ठीक है, अब इसके रीजन दे रखे हैं, कार्यशील जनसंख्या, सब करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, तो किसी को एक बच्चा चाहिए, कोई लेट शादी कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जनसंख्या का बूढ़ा होना, 60 वर्ष से ज़्यादा लोग हैं, बूढ़े ज़्यादा हैं, ये सब पॉइंटर्स हैं फर्टिलिटी रेट गिरने के। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय। इसको पढ़ने से पहले समझ लेते हैं लैंड पोर्ट्स क्या होते हैं। 2 कंट्रीज हैं, उनके बीच में रास्ता है, ये मतलब बॉर्डर है, रास्ता कह लो, जो रास्ता है, इस रास्ते से लोग जा रहे हैं, सामान जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया ने अपना कोई चेक पोस्ट तो लगाया होगा जहाँ पे इमिग्रेशन, सिक्योरिटी या फिर जो भी पेट्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उनको क्वारंटीन में रखना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उन सबकी चेकिंग करने के लिए चेक पोस्ट तो होगा। उसी चेक पोस्ट को बोला जाता है लैंड पोर्ट। ठीक है, अब इन्हीं लैंड पोर्ट्स में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है, जिस सिस्टम का नाम है विनिमय। ठीक है,
इसलिए इसको लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। यानी कि लैंड पोर्ट्स में जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो भी चेकिंग वगैरह, क्वारंटीन, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उनको मैनेज करने का काम कौन सा पोर्टल करेगा? विनिमय पोर्टल करेगा। तो इस विनिमय पोर्टल को किसने बनाया है? इसको बनाया है LPAI ने। यह भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। 9 जून 2000, पहले तो ये पॉइंटर तो समझ में आ गया ना, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? लैंड पोर्ट में सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो 9 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री, तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। इन्होंने क्या किया है? नई दिल्ली में विनिमय नामक एक लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। इन्होंने कहाँ पे कब किया? 9 जून 2026 को नई दिल्ली में इसको शुभारंभ किया। तो LPI में पता ही चल गया इसकी फुल फॉर्म क्या है? लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये किसने बनाया? मैंने आपको बताया LPAI। LPAI क्या है? इसको पढ़ लेते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं। ये गृह मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर माल और यात्रियों के सुचारू व सुरक्षित आवागमन के लिए एकीकृत चेक पोस्ट का विकास और प्रबंधन करना है। यानी कि यही जो चेक पोस्ट मैंने आपको बताई थी, इनका विकास और प्रबंधन करने का काम ही करती है। तो इसीलिए इन्होंने इनका काम हल्का करने के लिए विनिमय पोर्टल बना दिया, ताकि जो भी ये लोग एक्टिविटीज करेंगे, मतलब जो भी डेटा वगैरह होगा वो अच्छे से मैनेज हो सके। इसके इन्हीं के ही काम आसान करने के लिए विनिमय का को बनाया है LPAI ने। अब ये LPAI मतलब किस एक्ट के अंदर बनाया है? तो ये भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित की गई थी 2012 में। इस एक्ट के अंदर स्थापित की गई है 2012 में। ठीक है, अब ये कुछ MCQs हैं, इनको पढ़ लेते हैं। ये लास्ट मंथ के करंट अफेयर से रिलेटेड है। भारत के ITI पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने और आधुनिक बनाने के लिए MSDE कौशल विकास मंत्रालय किस बैठक का आयोजन करेगा? तो इसका आंसर है सारथी। हाल ही में खाद्य भंडारण के लिए कौन सी नई तकनीकी आधारित प्रणाली लॉन्च की गई है? यह है AIIoT आधारित स्मार्ट वेयर हाउसिंग। MSDE द्वारा भारत की ITI पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए पहली सारथी बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तुमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि ITI पारिस्थितिकी तंत्र को कायाकल्प और आधुनिकीकरण। 4th क्वेश्चन, ICMR और गेट्स फाउंडेशन ने एनीमिया से लड़ने के लिए किन उत्पादों के विकास हेतु 1 करोड़ का ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया है? अनीमिया क्या होता है? खून की कमी होती है अनीमिया में। तो खून की कमी हमेशा आयरन से कंप्लीट होती है, तो इसलिए आयरन समृद्ध खाद्य उत्पाद, ये आयरन वर्ड आ गया, इसी से ही समझ लो। 4th क्या है? जोजिला टनल, ये तो सबको पता होगा, का निर्माण भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? लद्दाख में। नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है? कफ सिरप के लिए डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इतना पता होना चाहिए कि कफ सिरप को क्यों डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसमें कोडीन होता है। कोडीन एक नशीला पदार्थ है, इसके अलावा और भी होते हैं, बट मेन कोडीन की बात की है इन्होंने कि कोडीन युक्त या फिर कोई भी नशीला पदार्थ युक्त जो भी कफ सिरप होंगी वो अब विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये कि कफ सिरप में मौजूद कोडीन और अन्य नशीले तत्वों के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। तो आपको एक तो याद रखना है कि कफ सिरप में क्या है जिसकी वजह से कदम उठाया जा रहा है? तो कोडीन है वो पदार्थ जिसकी वजह से ये अभी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाएगी। और ये जो दवाइयों का आयात, निर्माण और बिक्री होती है किस अधिनियम के अंदर होती है? बस ये थोड़ा पढ़ लेना है। तो भारत में दवाओं के आयात, निर्माण और बिक्री को इस अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है। कौन सा अधिनियम? औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940। यानी कि ये किस एक्ट से गवर्न हो रही है? तो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940। इस एक्ट में 2 अनुसूची हैं, H और X। इन दोनों में कुछ दवाइयाँ लिस्टेड है। ये जो दवाइयाँ हैं ये विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकती, तो अब कफ सिरप भी इसी में लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें कौन सा नशीला पदार्थ है? कोडीन। नेक्स्ट है रावी, ब्यास और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण। जल विवाद क्या होता है? 2 स्टेट है, उनके बीच में कॉमन नदी है, दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट हुआ। ये कहता है कि
हमें ज़्यादा पानी मिलना चाहिए, हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ये कहते नहीं हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, हम इसका यूज़ करेंगे, तुम नहीं करोगे। ऐसे जब भी कोई डिस्प्यूट होंगे तो उसको क्या बोला जाता है, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्राज्यीय नदियों का जल विवाद। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाई जाती है, ट्राइब्यूनल बनाई जाती है, वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। इसका काम क्या होता है, इनके फैसले मतलब इनका इशू जो भी डिस्प्यूट है इनके बीच में उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो ऐसी दो डिस्प्यूट की बात यहाँ पे हो रही है, एक तो रावी ब्यास विवाद है और एक है कृष्णा जल विवाद। अभी जो रावी ब्यास विवाद है ये किस किस स्टेट के बीच में है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में है। और ये कृष्णा जल विवाद है ये किस किस के बीच में है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में है। ये जो कृष्णा नदी है ना, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर फिर ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। अब इन दोनों का, ये दोनों डिस्प्यूट्स हैं, इन दोनों के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल बनी हुई है। बस तो इस करंट अफेयर में बस इतना बोला है कि इनकी जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनका 1-1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाया है तो इसलिए थोड़ा कार्यकाल इनका बढ़ा दिया है। इतना ही है इसमें। बस ये इसका जो हमें याद रखना है वो ये पॉइंट याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद को अंतर्राज्यीय यानी कि इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट के समाधान के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, कौन से एक्ट में है, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 262 में। बस ये वाला पॉइंटर याद रखना है। इसी के तहत क्या होता है ना, ये जो वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल मैंने बताई, जल विवाद न्यायाधिकरण, इन्हीं का गठन इसी आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। जो इन्होंने जजमेंट दे दिया वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, मतलब आपको मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है FSSAI फसाई द्वारा पैकेज खाद्य पदार्थों के दावों का विनियमन। बस इसको इतना बस समझना है कि जैसे कुछ पैक्ड फूड्स होते हैं जिनके ऊपर ये लिखा रहता है ग्लूटेन फ्री है, हेल्दी है, नो मैदा है और ऑर्गेनिक है, वीगन है, ये सब चीज़ें जो लिखी रहती हैं पैकेज फूड के ऊपर, तो इन चीज़ों को फसाई ने मना कर दिया लिखने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से ये भ्रमिक दावे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ सच हो, कि जो वो पैकेट के ऊपर लिख रहे हैं तो अंदर भी वही क्वालिटी दे रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने ये भ्रमिक दावे करने से मना कर दिया कि आप ऐसे दावे मत करो कि आपके फूड में कोई मैदा नहीं है, वीगन नहीं है, ये सब चीज़ें आप दावे मत करो, ये फसाई ने बोला है। तो 15 जून 2026 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, तो आपको ये याद रखना है कि फसाई की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये है फसाई की फुल फॉर्म। ठीक है, इन्होंने क्या करा, खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों को पैकेज खाद्य पदार्थों पर भ्रमिक दावों के उपयोग के लिए नोटिस जारी किया है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट, बस इतना ही समझने के पर्पज से फसाई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्लस ये पता होना चाहिए कि ये अभी ये लोग जो ये क्लेम करते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक फूड है, ज़ीरो मैदा है, प्लांट बेस्ड वीगन है, ये सब चीज़ें अब आप नहीं कर सकते। ये पॉइंटर याद रख लो। जैविक प्रमाणीकरण ये कैसे मिलता है, तो भारत में जैविक खाद्य उत्पाद राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम और भागीदारी गारंटी प्रणाली से जुड़े हैं, जो प्रमाणित होने पर जैविक भारत लोगों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो जैविक खाद्य होते हैं वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, एक तो ये NPOP से और PJ से जुड़े हैं। इनको अगर ये प्रमाणित मिल गया ना, इन जो प्रमाणित होने पर जैविक भारत लोगों का उपयोग कर सकते हैं, मतलब इनको अगर प्रमाणित इन दोनों से प्रमाणित हो गए, उसके बाद ये लोग जैविक भारत लोग उसके बाद ये जो भी खाद्य पदार्थ वाली कंपनियां हैं जैविक भारत लोगों का उपयोग कर सकती हैं कि हाँ हम मतलब जैविक प्रमाणित हैं। तो ये दोनों का याद रखना है कि किन के थ्रू मिलता है इनको जैविक प्रमाण, तो NPOP इसकी उत्पाद राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम और भागीदारी गारंटी प्रणाली से जुड़े हैं। कार्रवाई और दंड तो इन्होंने दे नहीं रखी है कि कितना कार्रवाई, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि ये किस एक्ट के अंदर आता है। तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत इससे
यह भारत में खाद्य सुरक्षा विनियमन के लिए प्रमुख वैधानिक कानून है जिसके तहत फसाई की स्थापना की गई है। यानी कि भारत में ये खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड जो एक्ट है वो ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है। इसी के अंदर हमने फसाई की स्थापना की है, इसी एक्ट के अंदर फसाई की स्थापना हुई है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, खाद्य संरचना, लेबलिंग, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें होती हैं और इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स वगैरह होते हैं फसाई वो लागू करती है। तो ये फसाई जो है ये किस एक्ट से गवर्न हो रही है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। मतलब ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फसाई के फुल फॉर्म पता होने चाहिए इसे, और किस एक्ट से फसाई गवर्न होता है इस चीज़ ये पता होना चाहिए बस। और हाँ, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। बस इसमें आपको उसमें बस 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो फसाई के फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि किस एक्ट से गवर्न होते हैं ये। तो ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 से गवर्न होते हैं। और किस मिनिस्ट्री में आते हैं ये, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। दूरसंचार अधिनियम के तहत एकीकृत प्रसारण नियम प्रस्तावित। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो MCQ में पूछा जाए। बस ये है कि हम थोड़ा सा दूरसंचार अधिनियम के बारे में एक बार आप रीड कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। बाकी आप एक बार रीड करके देख लेना इसको, बस थोड़ा सा इसको पढ़ लो कि ये इस एक्ट के बारे में। दूरसंचार अधिनियम 2023, यह भारत में दूरसंचार सेवाएं, नेटवर्क और बुनियादी ढांचों को विनियमित करने वाला एक नया कानून है। अब ये नया कानून बना है तो बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि दूरसंचार सेवाएं, नेटवर्क और बुनियादी ढांचों को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके पहले कौन से एक्ट थे, तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 था और भारतीय बेतार तारयांत्रिक अधिनियम 1933 था। ये याद रखो कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। और इस एक्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दूरसंचार अधिनियम को टेली कम्युनिकेशन एक्ट। बस पढ़ना चाहो तो ये वाली लाइन देख लो कि 12 जून 2026 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने क्या करा है, सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा दूरसंचार नियम 2026 जारी किए हैं, टेलीविजन, रेडियो और संबंध सेवाएं। ठीक है, तो किसने जारी किया, बस इतना याद रख लो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इन्होंने ये नियम जारी किए। ये न्यूज़ रीड करने के लायक है, बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि गृहिणी के घरेलू काम को क्षतिपूर्ति योग्य हर जाने के रूप में मान्यता दे दी गई है। बस एक बार रीड करना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको एक्नॉलेज कर दिया है कि उनको भी, वो भी कंपनसेशन के हकदार हैं। और कौन से, बस आर्टिकल याद रखो कि किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21 को आधार बनाते हुए उन्होंने बोला कि उनको भी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, उनका भी जो गृहिणी होती है। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 की घोषणा। तो 4 जून 2026 को डिजिटल शासन में अनुकरणीय योगदान को मान्यता देने के लिए 7 अलग अलग श्रेणियों में, यानी कि 4 जून को डिजिटल शासन में अनुकरणीय योगदान को मान्यता देने के लिए 7 अलग अलग श्रेणी में 17 परियोजनाओं और पहलों के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई है। यानी कि जो ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है ये 7 अलग अलग श्रेणियों में दिया जाएगा और 17 परियोजनाओं और पहलों के लिए दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका, ताकि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार हो सके, पारदर्शिता, नागरिक सेवाओं को डिजिटल डिलीवरी में सुधार करने वाली सरकारी और संस्थागत पहलों को सम्मानित करना। इससे लोग भी, मतलब इससे काम भी सही से होगा, क्योंकि अवार्ड्स मिलेंगे तो लोग भी काम सही से करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, पारदर्शिता हो जाएगी, डिलीवरी में भी सुधार, डिजिटल डिलीवरी में सुधार मिलेगा। इसलिए
चयनित परियोजनाएं देश भर के विभिन्न राज्यों और विभागों की 17 पहलों को उनके उत्कृष्ट डिजिटल परिवर्तन और जन केंद्रित सेवाओं के लिए चुना गया है। इन्होंने चुन भी लिया है 17, वो तो मैंने ऊपर बता दिया कि कितनी श्रेणी में, 7 अलग श्रेणी में, 17 परियोजनाओं के लिए। ठीक है, अब ये पॉइंटर देख लो। यह भारत सरकार की प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग BARPG द्वारा आयोजित 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है। कौन से नंबर का है ये? 29 ई गवर्नेंस पुरस्कार। तो अभी तो ये जब होगा तो फिर हमें किस किस को मिला है वो भी याद रखना है। तो अभी के लिए फिलहाल याद रखना है कि इसको आयोजित कौन कर रहा है। तो इसको आयोजित कर रहा है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, ये वाला पॉइंटर याद रखना है। और कितनी श्रेणियों में मिल रहा है ये पॉइंटर याद रखना है। कितनी परियोजनाओं को मिल रहा है ये पॉइंटर याद रखना है। फिर बाद में जब इसकी न्यूज़ और डिटेल में आएगी तब इसको कर लेंगे। तो कौन आयोजित कर रहा है इसको? एक तो ये किस नंबर का पुरस्कार है? तो ये 29 नंबर का है। ठीक है, किस नंबर का है? 29 नंबर का है। कौन कर रहा है? DARPG कर रहा है। और कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में और 17 परियोजनाओं के लिए। बस इतना याद रखना है इसमें। अब ये वाला पॉइंटर भी याद रखना है कि डिजिटल इंडिया पहल के तहत ये ई गवर्नेंस का लक्ष्य क्या है? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस को साकार करना है। तो इसका लक्ष्य भी याद रखना है कि ई गवर्नेंस का लक्ष्य क्या है? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ओके, सो अब जो हम नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है सरकार द्वारा आव्रजन और विदेशी नागरिक नियम 2025 में संशोधन। इसमें अभी बहुत कुछ ऐसे फैक्ट तो नहीं है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, रीड करने के लिए ही है बस ये। इसमें ये बस ये याद रखो कि 1 जून 2026 को किसने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, कौन सा मंत्रालय ये ज़रूर याद रख लो, ने आव्रजन और विदेशी नागरिक इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स नियम 2025 में बदलावों को अधिसूचित किया है। क्योंकि इसमें इन्होंने समय सीमा भी कुछ पॉइंट्स तो उन्होंने बता दिया कि पंजीकरण समय सीमा, प्रशासनिक दक्षता, कानूनी अनुपालन, बट इन्होंने समय सीमा कुछ एग्जैक्टली बताई नहीं है। तो फिर ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये किस एक्ट से रेगुलेट होगा? ये एक्ट याद रखना है विदेशी अधिनियम 1946, क्योंकि इससे रिलेटेड ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विदेशी अधिनियम 19, ये जो नियम बनाया है गृह मंत्रालय ने, कौन से एक्ट से रेगुलेट होंगे? तो ये विदेशी अधिनियम 1946 से रेगुलेट होंगे। ये अधिनियम भारत सरकार को विदेशियों के भारत में प्रवेश, उनकी उपस्थिति और प्रस्थान को विनियमित करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, इसी के तहत विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO, ये याद रखना है कि ये जो FRRO है ये किससे संचालित हो रहा है? ये भी इसी से ही संचालित हो रहा है, विदेशी अधिनियम 1946 से। तो ये जो नियम बनाए गए हैं किस एक्ट, कौन सा एक्ट रेगुलेट करेगा? तो विदेशी अधिनियम 1946, इसी के अंदर ये वाला कार्यालय भी है जो जिसका संचालन इसी एक्ट के अंदर होता है। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय का अगस्तमलय परिदृश्य की सफाई का आदेश, अभी ये तो पूछेगा नहीं, तो बस इसमें हमें अब ये क्वेश्चन में आई है, ये न्यूज़ में आई है, ये वाली बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्तमलय बायोस्फीयर रिजर्व। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। तो यह पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के दक्षिणी छोर पर स्थित है और केरल व तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर स्थित है और केरल व तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। इसे 2016 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? 2016 में। और किस प्रोग्राम में? MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था, उसके अंतर्गत इसको यूनेस्को में शामिल किया था इन्होंने। कहाँ पर है ये? केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट के दक्षिण छोर पर स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो स्थानीय वनस्पतियां और नीलगिरी तहत जैसे दुर्लभ जीवों के लिए प्रसिद्ध है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भूल जाने का अधिकार यानी कि राइट टू बी फॉरगॉटन पर नया रूल आया है। तो 29 मई 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता, एक तो याद रखना है कि कौन न्यायमूर्ति है इसमें, तो न्यायमूर्ति हैं जस्टिस हैं सचिन दत्ता, ने डिजिटल रिकॉर्ड में भूल जाने के अधिकार को, राइट टू बी फॉरगॉटन को लागू करने पर 144 पृष्ठों का विस्तृत निर्णय सुनाया। मतलब इन्होंने लागू करने के लिए बोल दिया है कि राइट टू बी फॉरगॉटन को मतलब ये आपका लीगल राइट होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या बताया इन्होंने कि न्यायालय ने व्यक्ति के पुराने और अप्रासंगिक डिजिटल रिकॉर्ड को सर्च इंजन से हटाने के अधिकार को कानूनी मान्यता दी है। यानी कि अगर सर्च इंजन में किसी का कोई डेटा पड़ा हुआ है और वो डिलीट नहीं हुआ है तो वो इस चीज़ के लिए भी केस फाइल कर सकता है कि मेरे राइट्स का वायलेशन है, कि मेरे रिकॉर्ड्स क्यों नहीं अभी तक मतलब डिलीट हुए हैं सर्वर से। यही अधिकार की मान्यता जो है ये इन्होंने न्यायमूर्ति सचिन जी ने इन्होंने अभी एक 144 पृष्ठों का विस्तृत निर्णय सुनाया है। नियमों का निर्धारण, फैसले में उन विशिष्ट परिस्थितियों और मापदंडों को स्पष्ट किया गया है जिनके तहत कोई व्यक्ति इंटरनेट से अपनी व्यक्तिगत जानकारी हटाने की मांग कर सकता है। अगर किसी को लगता है कि मेरा डेटा इंटरनेट पर है और मैं उसको हटवाना चाहता हूँ तो उसके लिए वो मतलब वो उसके लिए केस भी फाइल कर सकता है और वो बोल सकता है क्योंकि वो उसका लीगल राइट है। अगर उसका वायलेशन होगा तो मतलब वो बोल सकता है अगर सामने वाला पर्सन उसको नहीं हटा रहा है, सामने वाली पार्टी उसको नहीं हटा रही है तो वो उसके अगेंस्ट केस भी कर सकता है क्योंकि उसके लीगल राइट का वायलेशन है। यह निर्णय व्यक्तिगत निजता और जनता के सूचना के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, ये किस के बीच में संतुलन स्थापित कर रहा है? व्यक्तिगत निजता और जनता के सूचना के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करता है। अब इसमें जो याद रखना है वो क्या है कि ये कौन से केस में हेल्ड हुआ है? ये हेल्ड हुआ है लखवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2026। ठीक है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय के एक तो आपको न्यायमूर्ति का यहाँ एक तो डेट याद रखनी है 29 मई 2026 और न्यायमूर्ति कौन है? सचिन दत्ता। इन्होंने किसको लीगल राइट बताया? राइट टू बी फॉरगॉटन को। ठीक है, और कौन सा केस है? लखवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, अब इसके अलावा अब ये भूल जाने का अधिकार क्या है? राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है? ये किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से अपनी पुरानी या भ्रामक जानकारी हटाने का अधिकार देता है। भारत में इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया। यानी कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा? तो ये आएगा आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। ठीक है, आर्टिकल 21 में जो आपका राइट निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो है आपकी, उसका पार्ट माना गया है इसको, राइट टू बी फॉरगॉटन को। तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू प्राइवेसी आती है, राइट टू प्राइवेसी की बात किस केस में हुई थी? केस पुट्टास्वामी में। ठीक है, इसका ही पार्ट है ये राइट टू बी फॉरगॉटन। तो जस्टिस का नाम याद रखना है सचिन दत्ता और केस का नाम याद रखना है और ये पॉइंटर्स याद रखना है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ट्रॉमा केयर अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार। अब इन्होंने ट्रॉमा केयर को भी राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 में राइट बना दिया है। जैसे कि 26 मई 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटना और आपातकालीन स्थिति में ट्रॉमा केयर तक पहुंचने को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग घोषित किया। यानी कि कोई पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत सीरियस कंडीशन में है तो उसको ट्रॉमा केयर तक अगर कोई मना कर रहा है ना उसको ट्रॉमा केयर तक पहुंचाने का, तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ये बात की है इन्होंने कि उसका अधिकार है, ये उसका लीगल राइट है टाइम से ट्रॉमा केयर सेंटर तक पहुंचना। और ये लीगल राइट उसको कौन से आर्टिकल के अंदर मिल रहा है? आर्टिकल 21 के अंदर। आपातकालीन चिकित्सा, मुख्य तथ्य देख लेते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी घायल व्यक्ति को त्वरित और गुणवत्तापूर्वक आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये उसका लीगल राइट है। क्या है? त्वरित और गुणवत्तापूर्वक आपातकालीन चिकित्सा सहायता। राज्य का क्या दायित्व बन रहा है कि सरकार और अस्पतालों पर यह बाध्यता है
कि वे संसाधनों की कमी का हवाला देकर किसी भी गंभीर मरीज को इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। यानी कि अगर ये लोग ये कह देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है या हमारा वो नहीं है, जो भी मतलब किसी भी रीज़न से मना करते हैं तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो सामने वाले पर जो रोगी है, जो बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके लीगल राइट्स का वॉयलेशन हो जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार, यह निर्णय भारत में आपातकालीन स्वास्थ्य बुनियाद ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा आर्टिकल 21 का पढ़ लेते हैं। तो यह भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। परमानंद कटारा 1989 मामले में भी न्यायालय ने जीवन रक्षक चिकित्सा को प्राथमिकता दी थी। तो अभी इसमें क्या याद रखना है कि जो ट्रॉमा केयर तक पहुंचने का जो राइट है वो क्या हो गया, अब वो लीगल राइट हो गया अंडर आर्टिकल 21। ठीक है। और अगर जो मना कर देते हैं उसको सरकार और अस्पताल पर बाध्यता है कि वो संसाधनों की कमी का हवाला देकर किसी भी गंभीर मरीज को इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। यानी कि उसको इलाज करने से अगर आप इनकार कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वॉयलेशन हो रहा है, आप कर रहे हो आप आर्टिकल 21 का, क्योंकि हर पर्सन को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कंचन देवी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो कंचन देवी समिति है ये अरावली रेंज के संरक्षण और वर्गीकरण से संबंधित अदालती फैसलों की समीक्षा करना, ये इससे रिलेटेड है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर संशोधन नियम 2026 का प्रशासन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये तो मैंने अभी पढ़ाया है, ये गृह मंत्रालय द्वारा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में भूल जाने का अधिकार राइट टू बी फॉरगॉटन को संविधान के किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग माना है? तो मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल 21 बताया था ना। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है, उसके अंदर राइट टू बी फॉरगॉटन है। प्रॉमिसरी एस्टॉपल के सिद्धांत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का हालिया टिप्पणी क्या है? इसे किसी विशिष्ट औद्योगिक लाभ के लिए नहीं बल्कि नीतिगत लाभ के लिए लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, किसी औद्योगिक लाभ के लिए नहीं, आप पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करो। न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलकर समिति का गठन भारत में किस समस्या के कारण जनसांख्यिकीय बदलावों का आकलन करने के लिए किया गया है? अवैध प्रवासन, माय बैड। फोरम नॉन कन्वीनियंस मुख्य रूप से किस कानूनी सिद्धांत से संबंधित है? फोरम नॉन कन्वीनियंस किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह है सामान्य कानून। ठीक है, अब 2 न्यूज बची हैं इसमें बस। उत्तरी इजराइल में प्रागैतिहासिक गुफा की खोज। तो गुफा की खोज हुई है तो हमें पहले गुफा के बारे में पता होना चाहिए। तो 11-12 जून 2026 को पुरातत्वविदों ने उत्तरी इजराइल में, कहाँ पर? उत्तरी इजराइल में हाइफा के दक्षिण में स्थित फ्यूरेटिस के पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुफा की खोज की है। तो ये कहाँ पर है? उत्तरी इजराइल में हाइफा है, उसके दक्षिण में फ्यूरेटिस है, उसके पास इस गुफा की खोज हुई है। ठीक है, ये कितने साल पुरानी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये किस काल की है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये लोअर पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल की कौन सी संस्कृति से संबंधित है? एशयूलो या ब्रूडियन। ये आपको याद रखना है कि ये कौन सी संस्कृति से संबंधित है, एशयूलो या ब्रूडियन। यानी कि पहले तो गुफा की लोकेशन की उत्तरी इजराइल में हाइफा है, उसके दक्षिण में फ्यूरेटिस है, वहां पर ये गुफा की खोज हुई है। और ये कौन सी संस्कृति से? तो ये पूरा पाषाण काल की, लोअर पैलियोलिथिक एज की एशयूलो या ब्रूडियन संस्कृति से संबंधित है। किसने खोज की है इसकी? तो इजराइल के पुरातत्व प्राधिकरण और हाइफा विश्वविद्यालय की संयुक्त परियोजना है। नहीं इंपॉर्टेंट है इतना। इसमें क्या क्या मिला है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसमें फ्लिंट के पत्थर, मतलब फ्लिंट पत्थर के औजार मिले हैं।
ठीक है। जैसे छोटी कुल्हाड़ी, ब्लेड, तो किस पत्थर के औजार मिले हैं? फ्लिंट पत्थर के औजार मिले हैं। जंगली घोड़े, मवेशियां, गधे तथा हिरणों के अवशेष मिले हैं। यहाँ आग के उपयोग और दीर्घकालिक मानव निवास के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यहाँ पे क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो फ्लिंट पत्थर जो है उसके औजार मिले हैं, जैसे छोटी कुल्हाड़ी, प्लेट, जंगली घोड़े, मवेशियां, गधे, हिरण, इनके अवशेष भी मिले हैं। यहाँ आग का उपयोग और दीर्घकालिक मानव निवास के साक्ष्य भी मिले हैं। अब ये जो हमने ऊपर पढ़ा था कि ये कौन सी संस्कृति से संबंधित है ये गुफा, तो ये एशिलो याब्रूडियन संस्कृति से संबंधित है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये कहाँ की संस्कृति है? ये मध्य पूर्व लेवन क्षेत्र की एक पुरातात्विक संस्कृति है जो निचले यानी कि लोअर और मध्य पूरा पाषाण काल के बीच के संक्रमणकालीन युग को दर्शाती है। यानी कि लोअर और जो मिडल पूरा पाषाण काल है उनके बीच का जो एक टाइम पीरियड है, कौन सा? संक्रमणकालीन युग, उसको दर्शा रही है। ये कहाँ पर है? मध्य पूर्व लेवन क्षेत्र की पुरातात्विक संस्कृति है। ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यह काल मानव समूह द्वारा औजारों के नियमित उपयोग, आग के नियंत्रण और गुफाओं से स्थायी रूप से रहने की शुरुआत के लिए जाना जाता है। यह काल क्यों किस चीज़ों के लिए जाना जाता है? एक तो औजारों के लिए जाना जाता है, आग के नियंत्रण के लिए जाना जाता है, और गुफाओं में स्थायी रूप से रहने की शुरुआत यहीं से माना जाता है कि यहीं से हुई थी। इसी तरीके की एक और गुफा मिली है जहाँ पर इटली में, तो इटली की गुफा में मिले 14,000 साल पुराने पैरों और हाथों के निशान। तो अब इस गुफा को भी देख लेते हैं। तो 8 जून 2026 को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसके अनुसार उत्तरी इटली के कौन से क्षेत्र में? लिगुरिया क्षेत्र में। ये चिप गया, एक सेकेंड। तो उत्तरी इटली के लिगुरिया क्षेत्र की ग्रोटा डेला बासुरा गुफा में 14,000 से 14,400 साल पुराने मानव निशान पाए गए हैं। ठीक है, कहाँ पे? इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो उत्तरी इटली का लिगुरिया क्षेत्र है, उसके ग्रोटा डेला बासुरा गुफा में। अब इस गुफा में क्या मिला है? 180 पैरों के निशान मिले हैं, जिसमें 5 शुरुआती निशान जो है समूह के हैं, जिसमें कौन है? 2 वयस्क हैं, 1 किशोर है और 2 बच्चे शामिल हैं। 5 लोगों का समूह है जिसमें 2 वयस्क हैं, 1 किशोर है और 2 बच्चे शामिल हैं। इसमें घुटनों के बल चलना भी है के भी निशान है, क्रॉलिंग के भी साक्ष्य मिले हैं। ट्रैकवे में कम ऊंचाई वाली सुरंगों से घुटनों के बल रेंग कर गुजरने के साक्ष्य मिले हैं, जो मानव के रेंगने वाले लोकोमोशन का पहला जीवाश्म पदचिन्ह साक्ष्य है। अच्छा, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि जो मानव के रेंगने वाले लोकोमोशन का पहला जीवाश्म पदचिन्ह साक्ष्य है। ये पहला एविडेंस होगा ऐसे क्रॉलिंग करके चलने का। ठीक है, और इसमें क्या पता चला है? गुफा में रोशनी। तो इस समूह ने गुफा के अंदर रोशनी के लिए पोर्टेबल मशाल के रूप में सूखे स्कॉट्स पाइन टहनियाँ यानी कि स्कॉट पाइन ट्विग्स के बंडलों का उपयोग किया। तो ये पूछा जा सकता है कि ये गुफा में आग जलाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे? तो ये मशाल के रूप में स्कॉट्स पाइन टहनियाँ जो होती हैं, स्कॉट पाइन ट्विग्स, उसका इस्तेमाल करते थे। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? एक तो हमें याद रखना है कि उत्तरी इटली के लिगुरिया क्षेत्र के ग्रोटा डेला बासुरा में है, और इसमें कि 5 लोगों का समूह था, जिसमें मतलब ये अपनी नॉलेज के लिए याद रख लो। और इसमें ये वाली चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम अगर क्रॉलिंग के निशान मिले हैं तो यहीं पे मिले हैं। ठीक है, और एक याद रखना है कि गुफा में ये लोग किस मशाल का यूज़ करते थे? तो स्कॉट्स पाइन टहनियों का इस्तेमाल करते थे। अब ये कौन सी संस्कृति से जुड़ी? जैसे पीछे वाली जो थी वो ये क्या थी? वो याब्रूडियन संस्कृति से संबंधित थी। ये किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये एपिग्रेवेटियन संस्कृति, एपिग्रेवेटियन कल्चर से संबंधित है। ये निशान लेटर अपर पैलियोलिथिक काल के कौन सी संस्कृति से हैं? एपिग्रेवेटियन शिकारी संग्राहकों, हंटर गैदर्स द्वारा छोड़े गए थे। एक तो संस्कृति कौन सी संस्कृति से जुड़े हुए हैं ये याद रखना है। इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो निशान है ये लेट अपर पैलियोलिथिक काल के एपिग्रेविटियन शिकारी संग्राहकों, हंटर गैदर्स द्वारा छोड़े गए थे। इस काल के लोग आश्रय और औजार बनाने के लिए गुफाओं का उपयोग करते थे। यानी कि जो निशान ये मान रहे हैं कि जो निशान छोड़े गए हैं ना, ये हंटर शिकारी संग्राहकों के पैरों के निशान नहीं है, जो कौन सी संस्कृति के थे? एपिग्रेविटियन संस्कृति के। ठीक है,
अब बस इसके कुछ MCQs हैं। मयूरभंज जिले के बारीपदा के पास मिले 15 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म किस भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है? ये संबंधित है मियोसीन से। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रख्यात कलाकार गौरी देवी जिनके हाल ही में निधन हो गया है, किस लोक संगीत कला के लिए जानी जाती थी? तो ये जानी जाती थी मांड के लिए। किस देश ने हाल ही में अपने एक प्रमुख शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? ये है इजराइल। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का आयोजन हुआ था लोक भवन लखनऊ में। तो वीडियो, थैंक यू। ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगी वो यूपी के करंट अफेयर्स का होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप एक साथ पूरा नेक्स्ट मंथ के लिए आप पूरा एक साथ क्रॉनिकल चाहेंगे या मैं ऐसे ही पार्ट्स में बना दूँ। थैंक यू।